आरएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे आरएएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में फोर्थ पेपर के अंतर्गत जो हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसकी तैयारी कैसे करें। यदि इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो हाउ टू प्रिपेयर हिंदी फॉर आरएएस मेंस, ये आज का हमारा विषय रहेगा। और विभिन्न भागों पर जो हमने पिछले सत्र में देखे थे, तीन बड़े भाग हैं हिंदी पाठ्यक्रम के, उन तीनों में किस प्रकार से हम तैयारी करें, तो कैसे करें आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी विषय की तैयारी, सामान्य हिंदी की, हिंदी व्याकरण की, रचना की और निबंध की। तो इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि फोर्थ पेपर में जो हिंदी विषय है वो 120 का भारांक लिए हुए है। इस 120 में से यदि हम एक टॉपिक को, एक बिंदु को हटा दें जो कि अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी अनुवाद करना है, उससे संबंधित है, तो उसको लेकर के कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में ले जाएं, हम अंग्रेजी विषय की तरफ ले जाएं, तो जो 80 नंबर का अंग्रेजी का हिस्सा है वो 90 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि हिंदी के रूप में हम केवल और केवल 110 नंबर वाला जो टॉपिक है, पूरा पार्ट है, उस पर ही चर्चा करते हैं। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सिलेबस कैसा है और क्या क्या बिंदु इसके अंतर्गत हैं। यद्यपि आप सब की जानकारी में वो पहले से होता है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सब की जानकारी में, लेकिन एक दायित्व बनता है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर ली जाए। तो उस चर्चा के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे करें इस संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी। तो देखिए, आरएएस मेंस में तीन बड़े पार्ट हैं। आरएएस मेंस में और हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। इसके तीन बड़े भाग हैं। पहले भाग का है भाग अ, और ये भाग अ जो है ये किससे संबंधित है? संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण से संबंधित। अब इसमें संपूर्ण व्याकरण में क्या क्या है, देखो, कुछ तो स्मरणीय तथ्य हैं, याद करने वाले बिंदु हैं, है ना, और कुछ अवबोधात्मक हैं जिनको हमें समझना होता है, नियम की जानकारी की आवश्यकता हमें वहां पर पड़ती है। ठीक है ना, ये दो बिंदु इसके अंतर्गत हैं। दूसरा इसका जो भाग है वो है भाग व, और भाग व के अंतर्गत हमने देखा था कि क्या क्या आता है इसमें। संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, ये चार बड़े बिंदु। अनुवाद वाले को हमने हटा दिया है ना। तो ये चार बड़े बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं भाग ब में। और तीसरा भाग है इसका निबंध को लेकर के, निबंध को लेकर के। अब इन तीनों भागों की तैयारी हम कैसे करें, स्वाध्याय के रूप में अथवा किसी ट्यूटर से, किसी फैकल्टी से मार्गदर्शन प्राप्त करें, किसी संस्थान से, तो भी हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यानी खुद के स्तर पर हम इनको कैसे तैयार करें। इन तीनों को आप जहन में रखेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इस पर। अब यहां पर पुनः एक बात और आपके सामने लिख दी जाए, ये पूरा मामला 110 अंकों का है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या भिन्न भिन्न भागों के अनुसार बदलेगी, लेकिन 110 अंकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 120 हिंदी सब्जेक्ट का भारांक है खुद का, जिसमें से 10 हमने जो भाग ब के अंतर्गत अनुवाद वाला प्रश्न आता है ना, उसको हटा दिया है, वो अंग्रेजी की तरफ हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और भाग अ पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद भाग ब पर। सबसे पहले देखिए भाग अ। अब इस भाग अ के अंतर्गत जो टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक है संधि। इस संधि के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुरूप हम ध्यान दें तो क्या है, दिए गए शब्दों का
दिए गए शब्दों का विच्छेद करना, और इसी के अंतर्गत दूसरा है विच्छेदित पदों से संधि करना, संधि शब्द बनाना। ये जो संधि वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाने, यानी हमें 1 + 1 = क्या होगा ये स्थिति दिखानी है। दूसरी ये दे रखा है, अब इसमें क्या इसके भाग हो सकते हैं ये करना है। मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताया था कि इन दोनों ही प्रारूप में, इन दोनों ही पैटर्न में हम लोगों को संधि के भेद का उल्लेख नहीं करना है। अब आगे दूसरा टॉपिक देखें, वो है उपसर्ग से संबंधित। तीसरा हम देखें वह है प्रत्यय से संबंधित। ये तीनों के तीनों टॉपिक इतने घुले मिले हैं, इतने घुले मिले हैं कि इनमें कोई बहुत बड़ी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। अध्ययन के दौरान जब हम तैयारी करते हैं इन तीनों टॉपिक्स की, उस समय पर क्या ध्यान रखा जाता है वो दें आप। संधि के दिए हुए पद, उदाहरण जो आप प्रैक्टिस करते हैं घर पर, उन पदों में से कोई उपसर्ग में आपसे पूछा जा सकता है, उनमें से कोई प्रत्यय में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों जो घुले मिले हैं, तीनों के तीनों टॉपिक, इन तीनों के अंतर्गत आप क्या करें, यह अभ्यास करें कि जो शब्द है ना उसकी मूल प्रकृति और उपसर्ग प्रत्यय यदि उनके साथ जुड़े हुए हैं कोई, तो संधि के दौरान भी उस बात को ध्यान रखें। और यदि यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय में आप किसी शब्द को पढ़ रहे हैं तो उनको संधि के नियम अनुसार भी ध्यान रखें। ये दो बातें बड़ी कारगर सिद्ध होंगी आपकी प्रैक्टिस में, आपके अभ्यास में। अब यहाँ पर जो मैंने अभी अभी आपको मना किया कि भेद का उल्लेख नहीं करना है, परंतु ध्यान रहे तैयारी के दौरान आपको भेद दिमाग में रखना है, तभी जाकर के आप किसी अभ्यास के अलावा कोई प्रश्न या उदाहरण पूछ लिया तो फिर कैसे हल करेंगे। तो इसका जो तरीका है वो यही है, इनको पढ़ने का, तीनों बिंदुओं को इसी प्रकार से होंगे ये तीनों के तीनों। ठीक है, अब इनको कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ध्यान रखिए आप इन तीनों के लिए आप अधिक से अधिक शब्दों का विच्छेद करके देखें, उन विच्छेदित पदों का संधि शब्द बना करके देखें। वहां पर आपको ये नियम जो हैं इनमें भी काम आ जाएंगे। तो जितना शब्द भंडार आपका बढ़ेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये तीनों टॉपिक आपके बहुत सॉलिड कंडीशन में आ जाएंगे। तो इनका आप इस प्रकार से अभ्यास करें। जब हम डिटेल में टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे तो प्रत्येक को उठा लेंगे। अभी हमारा उद्देश्य क्या है आज के इस सत्र का, कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो किस प्रकार से करें का आशय इन तीनों टॉपिक में इस प्रकार हमको लेकर के चलना है। आगे अगला टॉपिक देखें हम इसमें, तो देखो स्मरणीय तथ्यों में पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, और इसके बाद में है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसी के अंतर्गत आप एक टॉपिक और शुमार कर लीजिए, वह है शब्द शुद्धि। क्या करना है इन पांचों टॉपिक में आपको, शेष पर आगे बात करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, इस प्रकार से इनको आप जो व्याकरण वाला भाग अ है, दो भागों में बांट दीजिए खुद के स्तर पर। जैसे पहला जो भाग था, इस भाग के अंतर्गत एक टॉपिक और आप शामिल करिए, वाक्य, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और उधर आगे बढ़कर के जो दूसरा वाला हिस्सा हमने किया है, ये
इसमें एक और टॉपिक शामिल करिए, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली। तो कुल मिलाकर के भाग ए के आपके पास कितने हिस्से हो गए हैं? 2 हिस्से हो गए हैं। किस प्रकार से इनको देखना है आपको? तो देखो, पहला जो भाग हमने किया संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य शुद्धि का, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसी नियम पर आश्रित है। अधिक से अधिक अभ्यास, अधिक से अधिक रिटन प्रैक्टिस की हमसे आशा अपेक्षा की जाती है। इनमें जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे इनके अंतर्गत, उतने ही ये टॉपिक हम लोगों को कुशलता से अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे। दूसरा जो भाग है इसी भाग ए का, ये पूरा का पूरा स्मरणीय तथ्य, पूरा का पूरा स्मरणीय तथ्य। यहां पर याद करने वाली जो बातें हैं ना, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली। इनके लिए आप कोशिश करिए मानक पुस्तकों से इसको अधिक से अधिक शब्द, अधिकतम शब्द लिखें और याद करें। अब आपका याद करने का तरीका जो है वो मौलिक हो सकता है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, यानी कई पढ़ के कर लेते हैं, कई लिख करके करते हैं, कई लिख करके और पढ़ करके करते हैं। तो ये तो अपना अपना व्यक्तिगत मामला है कि आप इनको याद कैसे करते हैं। मानक पुस्तकों से आशय है, विशेष रूप से ध्यान रखिए, भारतवर्ष में हिंदी की लगभग 20 पुस्तकें मानक मानी जाती हैं। उन 20 पुस्तकों में से आप ज्यादा नहीं कर पाए तो 4 या 5 पुस्तकों में से वो उदाहरण जरूर से जरूर आप लोग अपने पास संकलित करें, उनका कलेक्शन करें। और इसी के साथ, इस भाग के साथ ही, इसी के साथ में पूछे गए प्रश्नों से अभ्यास करें। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कहां पूछे गए, आपके दिमाग में ये बात आनी भी चाहिए, कहां पूछे गए। तो देखिए, ये पूछे कहां जाते हैं? किसी भी लोक सेवा आयोग में, पीएससी में, किसी भी पीएससी में, और यहां हम लोग विशेष रूप से बात कर लें तो आरपीएससी में। क्या केवल और केवल आरएएस में पूछे गए या अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए? उन उदाहरणों को देखें क्या? हाँ, आरएएस के तो देखने ही देखने हैं हमें, लेकिन आप लोग एक बात भली भांति जानते हैं कि सेम डिटो एग्जाम्पल्स एक साल के बाद दूसरे साल में रिपीट होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जो उदाहरण है वो सेम डिटो रिपीट हो जाए, इसको न्यूनतम मानिए आप। लेकिन पिछले 2 वर्ष पहले कोई पूछा गया है, 3 वर्ष पहले कोई पूछा गया है, विगत भर्ती में और पुरानी भर्ती में कोई पूछा गया है, तो हो सकता है ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वहां से कोई शब्द दोबारा रिपीट कर दिया जाए आपकी एग्जाम के अंतर्गत। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, हिंदी में जैसे पीएसआई में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो इस स्मरणीय तथ्य वाले हिस्से के हों और चाहे वे जो अवबोधात्मक है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य शुद्धि, उनको जरूर से जरूर देखें। आरएएस, पीएसआई व अन्य परीक्षाओं से। ये तो रहा मामला आरपीएससी का। इनको जरूर देखें, ये आपको मैं कह रहा हूं ना, रामबाण सिद्ध होगा ये काम पूरा का पूरा, दोनों बड़े हिस्सों में, व्याकरण वालों में। इधर देखिए, पहली जो भाग हमने किया था उसके अंतर्गत संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि के अंतर्गत भी, और यहां जो ये दूसरा वाला भाग है, ये वाला, ये पार्ट बी वाला है ना, इसके अंतर्गत भी ये आपको बहुत काम देने वाले हैं। तो क्या करना है, मैं एक बार पुनः दोहरान करूं इस बात का, आपको मानक पुस्तकों से इनका ज्यादा से ज्यादा संकलन करना है, अधिक से अधिक शब्दों पर अभ्यास करना है। और पिछली परीक्षाओं में, पीएसआई में, आरएएस मेंस में और अन्य परीक्षाओं में यदि संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, पारिभाषिक शब्दावली से, वाक्य शुद्धि से, या इनमें से पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, इनसे कोई प्रश्न पूछा गया है तो इनसे संबंधित। कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और थोड़ी क्या, भरपूर, क्योंकि अंकों की दृष्टि से देखें ना तो जितनी मेहनत हम अन्य विषयों में, अन्य प्रश्न पत्रों में आरएएसके में करते हैं ना, उसका 50% भी यदि हम हिंदी के साथ में कर लें तो ये आपके साथ बहुत न्याय करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पक्की बात है, आप इसको जिस दिन एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन भी महसूस करेंगे कि ये वास्तव में सही बात है। अब इसको अपने स्तर पर कर सकते हैं तो अपने स्तर पर करें, अन्यथा आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से इनकी सामग्री को कलेक्ट करें, संकलित करें, मदद लें उनसे। तो ये बात आप भाग ए के अंतर्गत विशेष ध्यान रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा शब्दों को देख करके लिखेंगे सबसे पहले, और कहां से देख करके लिखेंगे, मानक पुस्तकों से। अब मानक पुस्तकों में जब आप देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, मैं बता दूं आपको, जैसे व्याकरण के स्तर पर मुख्य रूप से मानक पुस्तक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में व्यावहारिक हिंदी के नाम से, व्यावहारिक हिंदी के नाम से ये पुस्तक आती है। एक तो इसको आप जरूर से जरूर देखें। दूसरी पुस्तक है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की व्याकरण और रचना नाम से पुस्तक आती है, व्याकरण और रचना। तीसरी पुस्तक है इसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी की, पुस्तक का नाम है हिंदी शब्द अर्थ संपदा। पुस्तक का नाम है हिंदी शब्द अर्थ और संपदा। हो सकता है आप में से कई साथियों के पास ये पुस्तक पहले से हो और आप उससे अभ्यास कर रहे हो, संभावना है पूरी पूरी। एक इन्हीं हरदेव बाहरी साहब की व्याकरणिक या हिंदी व्याकरण के नाम से, हिंदी व्याकरण और रचना के नाम से एक पुस्तक और आती है। ये दोनों पुस्तकें जो हैं डॉक्टर साहब की हैं, बाहरी साहब की, इनसे मदद लीजिए आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से मदद लीजिए आप, एनसीईआरटी की जो व्याकरण की पुस्तक चलती है उससे मदद लीजिए आप। इनके अतिरिक्त आपके पास अन्य कोई गाइड हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें जो टाइपिंग एरर आते हैं ना, टंकन में जो त्रुटियां आती हैं, उन त्रुटियों को हम नहीं पहचान पाते। जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई विद्यार्थी तो फिर भी देख लेता है उनको, लेकिन जो स्ट्रीम हिंदी में नहीं है, पहले से नहीं पढ़ा उसने हिंदी को, तो वो गलत शब्द को भी लिख जाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं फिर उसका नुकसान उसे सहन करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम लोग कोई ऐसी मिस्टेक करें। पर फिर भी आपको कहीं कोई लगता है, किसी गाइड में से कोई मैटर मिल रहा है, या किसी कोचिंग के कोई नोट्स हैं जहां पर ये कलेक्शन पूरा मिल जाता है, तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सामग्री आप भाग ए के व्याकरण वाले उन तमाम बिंदुओं के लिए कर सकते हैं। आगे हम जब बात बढ़ाएंगे, जब इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, तो वहां पर एक एक बिंदु को लेकर के आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, बहुत सारे पूछे गए प्रश्नों पर अभ्यास करवाया जाएगा। तो मैं ऐसा मानूंगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई होगा, और कॉन्फिडेंस की ही पूरी ये लड़ाई है। तो तैयारी के स्तर पर आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पूछ लिया गया वह तैयार हो, पूछ लिया गया वह तैयार हो, और इसी के साथ जो शेष बच गया वह तैयार हो। तो बताइए क्या बाकी रह जाता है फिर? इतना हम लोग कर लेते हैं तो तैयारी बहुत मजबूत स्थिति में आ जाती है। यह है भाग अ के संबंध में, जो व्याकरण वाले बिंदु हैं उनके संबंध में। इसी क्रम में भाग ब पर चर्चा करते हैं। देखो भाग ब, और भाग व में 50 अंकों का वो मामला था, पूरा का पूरा भाग ए का 50 अंकों का ये है।
अब इसमें से हम 40 अंक की ले रहे हैं, 10 नंबर क्यों कम कर दिए? बताएगा आप में से कोई? बताओ 10 नंबर क्यों कम कर दिए? अंग्रेजी अनुवाद वाला जो प्रश्न था ना, उसको हम अंग्रेजी में ले गए, उसको 80 की जगह 90 का कर दिया, क्योंकि हिंदी से संबंधित वो ट्रांसलेशन वाला मामला नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए, इसमें जैसे पहला ही टॉपिक है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण में जो मुख्य बात है ना, वो है शीर्षक की। शीर्षक की प्लस उस गद्यावतरण की जो हमें दिया है, गद्यावतरण की मूल संवेदना। मूल संवेदना, जो साथी मूल संवेदना शब्द को नहीं समझ रहे हैं वो इस जगह पर एक दूसरा शब्द लिख सकते हैं, मूल भाव की। मूल भाव की, अरे भाई जो हमें दिया है गद्यांश, उस पूरे गद्यांश को पढ़ करके, और आप सोच रहे होंगे कैसे निकालेंगे इसको, तो ये तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे जब हम 15, 20, 50 ऐसे उदाहरण करते हैं, ऐसे अभ्यास करते हैं, तो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि ये पूरा का पूरा जो गद्यांश है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है। तो आप शब्दों की नकल करने की बजाय क्या करेंगे, जो आपसे डिमांड की जा रही है उसी को लिखेंगे, यानी उसका 1/3 हमें लिखना है। शब्द लिमिट का ध्यान रखना है, हमें पूरा का पूरा शब्द सीमा का ध्यान रखना है। और भी ज्यादा आप एक लाइन में शब्द गिन करके देख लीजिए और फिर उन लाइनों को काउंट कर लीजिए और गुना करके देख लीजिए टोटल कितने वर्ड्स हो रहे हैं, उनका 1/3 करके देख लीजिए, तो हो सकता है वो 50 शब्दों में आए या फिर 60 शब्दों में आए। तो कोशिश करिए जो डेडलाइन है ना आपकी, वो 5-5 शब्द ही मानिए आप उसको दाएं बाएं। ज्यादा 10 से ज्यादा कर देंगे तो एक लाइन बढ़ेगी, और वहां पर हम ऐसा मानेंगे कि बात को फिजूल बढ़ाया जा रहा है, जैसे किसी बात को कम से कम शब्दों में प्रेजेंट करना है इसमें संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर शीर्षक के भी नंबर होते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है ये, 10 अंक का प्रश्न आता है। अब 10 अंक के प्रश्न में आप ये मान के चलिए कि शीर्षक की भी महती भूमिका है और इसकी भी महती भूमिका है, मूल संवेदना की। ध्यान रहे, इसमें जब चेक किया जाता है इस प्रश्न के उत्तर को, तो एक तो भाषा शैली और शब्द सीमा, ये कैसी है, भाषा शैली और शब्द सीमा, इन दोनों को ध्यान रखा जाता है सबसे पहले। तो ये तो है ही, शीर्षक की बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गई, ये तो प्रश्न के अंतर्गत ही हमें दे दिया कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और इसका संक्षिप्तीकरण कीजिए 1/3 शब्दों में, ये तो प्रश्न के अंतर्गत ही दे दिया। जब चेक किया जाता है इस प्रश्न के उत्तर को, तो क्या ध्यान रखा जाता है, भाषा शैली और शब्द सीमा कैसी है। तो देखिए, ये भाषा शैली बहुत साहित्यिक ना हो, साहित्य अति साहित्यिक यानी बहुत साहित्यिक, इसको इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, बहुत ज्यादा साहित्यिक ना हो। एक तो इस बात का ध्यान रखें, है ना। ये भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, इसमें किसी मुहावरे और लोकोक्ति का ज्यादा प्रयोग ना हो, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करने से बचें। कई बार हमारी शब्दावली में होते हैं ये, प्रयोग करने से बचें। शब्द सीमा का तो ध्यान रखना ही रखना है ना, पहला ही बिंदु ये लिख दिया। और दूसरा बिंदु है इसमें, शुद्ध वर्तनी में लिखें, शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें, शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें, इस पर भी ध्यान देना है। तो संक्षिप्तीकरण के दौरान चेक करते समय, अंकन करते समय, उन पर नंबर देते समय, एक तो देखा जाता है शीर्षक क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा ना हो और एक शब्द में भी ना हो, यानी उसकी मूल भावना से, उसकी मूल संवेदना से जुड़ा हुआ 2 शब्द या 3 शब्द का वो शीर्षक हो जाए, जो बयां कर दे कि भाई आपका ये मौलिक है। इसमें मौलिकता दिखनी चाहिए, मौलिकता, मौलिकता से आशय जानते हो ना आप, यानी ये आपका अपना ही है, किसी की नकल नहीं किया आपने। मौलिकता का आशय है, आपसे पहले नहीं किया किसी ने ऐसा, तो वो मौलिक होता है। तो मौलिकता का भी यहां पर एक वेटेज होता है। और दूसरा 1/3, 1/3 शब्द, 1/3 शब्द, तो ये तो हमने लिख ही दिया, शब्द सीमा ये आ गई यहां पर। भाषा शैली
बहुत ज्यादा साहित्यिक ना हो, इतना क्लिष्ट लिख दें आप कि पढ़ने वाले को भी माथापच्ची करनी पड़े, दिमाग लगाना पड़े, तो उसमें तो फिर क्लिष्टत्व काव्य दोष हो जाएगा। हिंदी के विद्यार्थी तो इसको जानते हैं, सामान्य हिंदी में ये चर्चित नहीं है। तो कैसी भाषा का प्रयोग करें आप उसमें? प्रचलित का, प्रचलित भाषा का प्रयोग करें, प्रचलित भाषा का, प्रचलित भाषा का प्रयोग करें। तो इस पे जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो इसमें भी पारंगत हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत इसके अंतर्गत नहीं आने वाली। इसके जो मुख्य रूप से 15-20 बिंदु है ना, उन तमाम को ध्यान में रखते हुए लगातार अभ्यास करेंगे तो ये टॉपिक भी अपना बहुत पक्का हो जाएगा। और ये मान के चले हम कि 10 अंकों में से जब हम बहुत अच्छा अभ्यास कर लेते हैं तो 7 अंक 8 अंक हम लेकर के आता है, ये मान करके चलिए आप। पर सामान्य सामान्य सी जो बातें हैं वो जरूर ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आगे अगला बिंदु देखें इसमें नंबर 2 पर, वो है पल्लवन। पल्लवन का सिलेबस पर चर्चा करते समय इस पर भी बात हुई थी बहुत संक्षेप में। पल्लवन के प्रश्नों को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से पल्लवन टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपको एक पंक्ति दे दी है, मान लीजिए मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। अब ये पंक्ति दे दी है और इसका 100 शब्दों में आपको विस्तार करना है। 100 शब्दों में, 100 शब्दों में क्या करना है? इसका पल्लवन करना है। पूछा हुआ है आरपीएससी से आरएएस मेंस में, पल्लवन कीजिए अब इसका। अब इसके अंतर्गत जैसे ये दिया है हमें, तो ये नहीं है कहां से लिया है, किसका है, किस संबंध में है, उसका उल्लेख हमें वहां नहीं करना। हमें इस बात को विस्तार देते हुए और शुरुआत करनी है कि हमारे मानसिकता जैसी होगी वैसी ही हम परफॉर्मेंस करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाना है हमें। और फिर लास्ट में जाकर के, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, शुरुआत में, मध्य में या अंत में कोई सूक्ति, कथन या काव्यांश प्रस्तुत कर सकते हैं, काव्यांश लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए जो बातें हमने संक्षिप्तीकरण में की थी ना, वही की वही बातें। भाषा शैली क्लिष्ट ना हो, भाषा शैली क्लिष्ट ना हो, है ना, भाषा शैली क्लिष्ट ना हो। शब्द सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा। ऐसा नहीं आप बहुत ही साहित्यिक और स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके खुद के अल्फाज बयां होने चाहिए। आप उसमें, उसके अंतर्गत आप खुद क्या सोचते हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इस बात से मायने ये लिखना है आपको 100 शब्दों में, एक लाइन का विस्तार। तो इसको आगे बढ़ाना है पल्लवन के अंतर्गत। ऐसे बहुत सारे, लगभग ये मानिए आप जब ऐसे 50 वाक्यों पर, सूक्तियों पर, काव्य पंक्तियों पर आप अभ्यास कर लेंगे तो उसके बाद में आपको खुद को लगने लगेगा कि अब चाहे कुछ भी पूछ ले, पूछ कहां से पूछता है, ये मेरा प्रश्न बिल्कुल सही स्थिति में होगा। तो यहां पर ध्यान रखने की जो सामान्य सामान्य सी बातें हैं ना, उन पे विशेष चर्चा करके और इसका अभ्यास करने पर बल देंगे हम लोग। तो ये पल्लवन वाला टॉपिक हुआ। तीसरा जो बिंदु है उसको देखिए आप, वो है आपका पत्र लेखन। कौन सा है? पत्र लेखन। और पत्र लेखन के अंतर्गत हमें क्या दिया है सिलेबस में? केवल कार्यालयी पत्र। क्या दिया है? कार्यालयी पत्र। तो इस कार्यालयी पत्र वाले टॉपिक के अंतर्गत जब हम 4 जो टॉपिक हमें दिए हैं यूनिट नंबर 3 में, उन 4 में से कोई एक प्रश्न बना करके देते हैं और कहते हैं इसकी तरफ से इसे इस प्रकार का कार्यालय पत्र लिखिए। कार्यालय पत्र है ना, सामान्य कार्यालयी पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। या फिर इसके स्थान पर कार्यालय आदेश हो सकता है, कार्यालय आदेश हो सकता है, कार्यालय आदेश। इसके स्थान पर परिपत्र हो सकता है, सर्कुलर परिपत्र हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है, अनुस्मारक,
ठीक है। और अगली जो यूनिट है ना, ये भी 10 नंबर का है, और इससे अगली जो यूनिट है जो है चौथे नंबर की प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन, उस प्रारूप लेखन के अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं, जैसे विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, निविदा है, ये जो बिंदु हैं, अर्ध सरकारी पत्र है, अर्ध शासकीय पत्र, इनका चाहे 10 अंकों वाला ये हो प्रारूप लेखन, और चाहे 10 अंकों वाला ये हो पत्र लेखन, इन दोनों टॉपिक्स की तैयारी समेकित रूप से एक साथ एक जैसी होती है। जैसे भाग एक के अंतर्गत हमने देखा ना, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनकी तैयारी लगभग लगभग एक साथ हो जाती है तीनों टॉपिक्स की। ठीक वैसे ही पत्र लेखन में कार्यालय पत्र जो हमें दिए हैं 4, और जो प्रारूप लेखन के अंतर्गत दिए हैं 4, इन 8 टॉपिक्स की तैयारी एक दूसरे से बहुत घुली मिली है। तो वहां पर आपको जो ध्यान रखना है ना, वो दोनों में कॉमन बातों का ध्यान रखना है। यहां आप देख लीजिए, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखिए और गौर करिए किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है इस टॉपिक को। इसमें पत्र प्रारूप के अंतर्गत, पत्र प्रारूप में, पत्र प्रारूप में पत्र के शीर्ष पर, पत्र के शीर्ष पर प्रेषक कार्यालय का, उसमें अधिकारी का नाम देते हैं ना, वो उसी के नाम से कार्यालय का नाम बनता है। पत्र के शीर्ष पर प्रेषक कार्यालय का नाम व पता, सबसे पहले तो ये लिखते हैं। इसके नीचे लिखते हैं फिर पत्र क्रमांक नंबर 2 पर। पत्र क्रमांक लिखते हैं लेफ्ट साइड, बाईं ओर, बाईं ओर, और दिनांक ये लिखते हैं दाईं ओर, दाईं ओर। नंबर 3 पर इसके बाद में है प्रेषिती का, प्रेषिती कार्यालय का नाम और पता। यहां पर मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं, ये पदाधिकारी का, अधिकारी का जिसके नाम से कार्यालय बन रहा है, जाना जाता है, उसका नाम नहीं आता है, कार्यालय का नाम आता है, जो उसका पद है उसके नाम से। विषय, संदर्भ, प्रसंग, इनका उल्लेख करते हैं। संबोधन, इसके बाद में क्या आता है, संबोधन, जिसमें हम लिखते हैं ना महोदय, मान्यवर। पत्र के अनुरूप अलग अलग, विषय के अनुरूप अलग अलग वो देख लेते। सामान्य रूप से सबसे ज्यादा महोदय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पत्र का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग। उसके बाद में समाप्ति पर अधोलेख, समाप्ति पर अधोलेख। और 8वें बिंदु पर हम लिखते हैं लास्ट में जाकर के प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, इनका उल्लेख करके, और फिर अंत में पृष्ठांकन होता है पूरा पत्र समाप्त हो जाने के बाद, पृष्ठांकन। और पृष्ठांकन में फिर प्रतिलिपियां दी जाती हैं, और प्रतिलिपि 1 2 3 ऐसे जिस जिसको देनी है, ठीक है ना। और यहां पर आकर के पत्र समाप्त हो जाता है, चाहे तो इस जगह पर और चाहे दाईं ओर। पुनः एक बार, प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम,
यहां पर ध्यान रहे आपको एक और बात विशेष रूप से, जब कार्यालय बड़ा होता है, स्तरीय कार्यालय होता है, जो बहुत अधिक उसके अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, तो वहां पत्र को लिखने वाला जो पदाधिकारी है वह अलग होता है और पत्र को जारी करने वाला पदाधिकारी अलग होता है। तो ये जो पृष्ठांकन होता है ना, इस पृष्ठांकन के नीचे जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जारी करने वाले, ठीक है ना, जो पत्र को भेज रहा है। आपने देखा होगा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके ऊपर साइन हो जाते हैं, इस जगह पर बैक स्लाइड पर लेकर के मैं आपको बताऊं, यहां पर समाप्ति पर अधोलेख, और ये रहा 8 नंबर का जो बिंदु है ना, इस जगह पर जैसे निदेशक हैं तो निदेशक ने कोई आदेश जारी किया है और उसके साइन तो हो जाएंगे यहीं पर 8 नंबर पर। अब उसकी प्रतिलिपि जा रही है तो जारी करने वाला अलग है, तो वो हो सकता है उनके जस्ट नीचे वाला सबऑर्डिनेट जो होता है, संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर है, सहायक निदेशक है, उस किसी के साइन यहां पर हों। ये तमाम बातें हमें बड़े विस्तार से जाननी होती हैं, परंतु इतना पेचीदा नहीं है ये काम। एक बार आप सीख गए ना प्रत्येक भाग को, जैसे परिपत्र की शैली को, अनुस्मारक की शैली को, विज्ञप्ति की को, निविदा की को, अब इनमें एक बात कॉमन है सब में, पूरे 8 में, और वो कॉमन क्या है, ये वाली बात, ये सब में ही आएगा, ये वाली बात सब में ही आएगा। तो एक बार इनको लिखना सीख जाएं तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती, और फिर एक एक करके अभ्यास कर ले, 2-4 और लिख करके देख ले, पुराने पूछे हुए लिख करके देख ले, उनको चेक करवा ले एक्सपर्ट से, और उसके बाद मामला पूरा। फिर एग्जाम हॉल में लिखना है हमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अभी तक तो किसी को आई नहीं, आगे आप अभ्यास करेंगे तो आपको भी नहीं आएगी। आगे बढ़ाएं इस क्रम को, और इससे आगे देखिए अंतिम भाग है आपका भाग स। भाग स ये है 20 अंकों का, 20 अंक, और क्या है इसके अंतर्गत, निबंध। ये निबंध जो है सामान्य रूप से किस प्रकार का है, लिखना किस प्रकार का चाहिए, अंकदायी कौन सा होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। समसामयिक, समसामयिक विषय संबंधी, आपको 3 विकल्प देंगे वो पेपर में, 4 विकल्प भी दे सकते हैं, कम से कम 3 तो देते ही देते हैं। उनमें से आप कोशिश करें कि समसामयिक विषय पर निबंध लिखें, और उसकी तैयारी आप जब जीके पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स के दौरान आपके पास में आंकड़े खूब होते हैं, उन आंकड़ों का प्रयोग करें, आंकड़ों का उल्लेख करें निबंध के दौरान। निबंध के आरंभ में, मध्य में और अंत में, कहीं भी पूरे निबंध के दौरान कहीं भी कोई विशेष, जो बातें हमने पल्लवन में देखी थी ना, विशेष कथन, सूक्ति। अब आप में से कई साथी ऐसा पूछते हैं क्या इसको हिंदी में ही लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप इसको फारसी में लिख दीजिए, आप इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए, आप इसको हिंदी में लिख दीजिए, आप इसको संस्कृत में लिख दीजिए। उससे पता लगता है कि आपके भाव विचार जो विनिमय हो रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विचारों को, उसमें आपके शब्द भंडार की जानकारी का पता लगता है कि वास्तव में इस अभ्यर्थी के पास में नॉलेज है और नॉलेज के साथ में भाषा शैली भी है। तो वो 250 शब्दों की जो लिमिट है ना, उस लिमिट के अंतर्गत इसमें आंकड़े प्रस्तुत करते समय आप ध्यान रखें, ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफिक्स का, है ना, डायग्राम बना करके कर सकते हैं उसको। तो वो जो जितना आप उसमें ऐसा प्रस्तुत करेंगे, वह शब्दों की आवश्यकता भी कम होगी और आपकी बात आसानी से चेक करने वाले तक पहुंच जाएगी कि आपको जानकारी है। जैसे कई बार बना देते हैं ना, वेन आरेख के अंतर्गत कर देते हैं कोई, कुछ ऐसे विषय पर निर्भर करता है ये पूरा का पूरा। विभिन्न विषयों पर जब हम बात करेंगे तो एक एक करके ले लेंगे। ये जो 3 आपको विकल्प दिए जाते हैं ना, 3 विकल्प,
इनमें से ये मानिए आप लगभग लगभग 3 विकल्पों में से 2 विकल्प समसामयिक होते हैं। जब 4 दिए जाते हैं तो 4 में से भी 2 विकल्प समसामयिक होते हैं। अच्छे अंकों के लिए जब आपके करंट अफेयर्स पर पकड़ है, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इतने अवेयर तो होते हैं कि करंट अफेयर्स तो उनका रेगुलर मंथली पर डे के हिसाब से वो अपडेट करते हैं उसको, और वो डेटा जिसको जीके के अंतर्गत भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहते हैं, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो, ज्योग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कल्चरल रिलेटेड हो, कुछ भी XYZ जो भी टॉपिक है, जैसे पर्यटन से संबंधित कोई बात हो गई है या फिर कोई ऐसा नया विषय आ गया है, लास्ट टाइम जैसे चला था कोरोना मैनेजमेंट का, तो वो हम उन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं उनकी। उनमें आप इनका विशेष ध्यान रखें। डिजाइन का, ग्राफिक्स का, डायग्राम का, इनका अपना एक अहम योगदान होता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की क्षमता इनके अंतर्गत होती है। तो इन तमाम पहलुओं पर हमें बहुत अच्छे से अभ्यास करके और फिर हिंदी को तैयार करना है। तो ये संपूर्ण बातें आपके साथ मैंने शेयर की। आपको इनसे लाभ मिलेगा बहुत अधिक तैयारी के दौरान। कतई आवश्यक नहीं है कि आप किसी से सीखें इनको, लेकिन हकीकत में आपको जानकारी नहीं है, सेल्फ स्टडी से आप इनको नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार जरूर किसी एक्सपर्ट्स की मदद ले लें। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं केवल और केवल कि समय रहते यदि हम हमारी खामियों को दूर कर लें तो वो ड्रीम पूरा करने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो मंगल कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ इस सत्र में इतनी ही बातें हम करेंगे और पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।